नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल से। ये आपका 16th पार्ट रहेगा। ठीक है। अब आपने कल देखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। इसके अंदर आपने देखा कि पहली एनईपी जो आपकी एनपी ही है, पहले इसका नाम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, बाद में इसका नाम पलट कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया। सबसे पहले ये 1968 के अंदर आई, फिर ये 1986 के अंदर आई, उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, इसका नाम बदल के एनईपी कर दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया। अपने 21 सेंचुरी की ये पहली आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी। पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर आती थी, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर चेंज कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया गया कि भाई एनईपी 2020 है वो कैसे आई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके लिए 2017 में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है। कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कस्तूरी रंगन थे। ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सबमिट की। ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सबमिट की, और जो फाइनल है ना अप्रूव पॉलिसी अप्रूव हुई वो आपकी 29 जुलाई 2020 को हुई। ठीक है। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या था, इस पॉलिसी में था भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सामाजिकरण करो एजुकेशन का। दूसरा था आपके पास 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए 2030 तक। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा 50% जीईआर इन हायर एजुकेशन बाय 2035, मतलब 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए हायर एजुकेशन में 2035 तक। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा इसका मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट 5, मतलब मातृभाषा स्कूल के अंदर कम से कम 5वीं क्लास तक पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को, ये था। उसके बाद इसने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर का मतलब ये होता है भाई आपने कोई चीज, जो बच्चा होता है उसको एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है लेकिन केयर की भी आवश्यकता होती है। कब होती है? जब वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आपने कहां तक पढ़ी थी? 2 से 6। ठीक है ना। तो भाई वही हो जाएगी इसमें, मान लो 3 से 7 हो जाएगा, तो 2 साल तक तो आपकी क्या होती है, इन्फेंसी की स्टेज होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज वैसे थर्ड से स्टार्ट होती है, तीसरी ईयर से आपके 6 साल तक की होती है, लेकिन आप 7 साल तक मान लो इसको। ठीक है ना। तो मान लो क्या कुछ बुक मानती भी है 8 साल तक अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज को। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई 3 साल आपकी बाल वाटिका के होते हैं, 2 क्लास आपकी फर्स्ट सेकंड के होते हैं, जो आपकी फंडामेंटल स्टेज होती है उसी को इन्होंने बोला गया है कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टेज होती है। केयर का मतलब इसमें आपको आपका ख्याल भी रखा जाता है और आपको एजुकेशन भी दी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद एफएलएन होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब हर बच्चे को क्या होना चाहिए कि अपने बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड भाई न्यूमरिक आपका जो अर्थमेटिक स्किल है ना ये आने चाहिए, मतलब नॉर्मल जोड़ घटा बच्चे को आना चाहिए, नॉर्मल लिखना आना चाहिए भाई, बेसिक लिखना और पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एनईपी के अंदर जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर जोर दिया गया। ठीक है ना, बजाय रूट लर्निंग के भाई किसी भी चीज को ऐसे बता दिया। उसके बाद आपका अगला 9th पॉइंट हो जाता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 2030 तक, मतलब पहले आपकी 2 साल की बीएससी मान लो, उसके बाद 2 साल के लिए बीएड करोगे आप, लेकिन अभी जो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर इन्होंने 10 साल के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया, मतलब आप 1 साल अपना बचा सकते हो बाई बीएससी विद बीएड के साथ, इंटीग्रेटेड कोर्स लेने के साथ। ठीक है ना। तो एक तो ये हो जाएगा रिडक्शन कैरिकुलम, मतलब जो आपके पाठ्यक्रम है उसका सिलेबस घटाया गया है, मतलब पाठ्यक्रम को घटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास। अब आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल समर वैकेशन के लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है ना। समर वैकेशन में 10 दिन के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनके अंदर क्या उनको नॉलेज दी जाती है गेम्स की, कि ये गेम्स खिलाए जाएंगे भाई, उन बच्चों को बुलाया जाता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। उसके अंदर क्या है उन बच्चों को नॉलेज दी जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन होती है वो 6th क्लास से स्टार्ट की जाएगी। आपके गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को बुला के एक्सरसाइज करवाना, गेम्स खिलाना और अदर एक्टिविटीज करवाना,
ये क्या हो जाएगी, ये वोकेशनल एजुकेशन होगी जो 6th क्लास से स्टार्ट होगी। उसके बाद इन्होंने फोकस किया 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस के ऊपर। 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है आपके पास, 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस आपके पास होती है भाई कि बच्चे की चारों दिशाओं से विकास। चारों दिशाओं का मतलब एजुकेशन की साइड से, गेम में कैसा है बच्चा, आपके जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कैसा करता है बच्चा, उसके अलावा जो आपके फंक्शन होते हैं फंक्शन में पार्टिसिपेट कैसा करता है, ठीक है ना, गेम्स में कैसा है, मतलब बच्चे का हर पर्सपेक्टिव, भाई टीचर से बात कैसे करता है, अपने कलीग्स से बात कैसे करता है, उस हर पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना यहाँ पे 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस एजुकेशन हो जाएगी। भाई 360 ध्यान रखना बच्चे का कि चारों दिशाओं में बच्चे का विकास के लिए। परख भी यही है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, रिव्यू करना, उसी चीज को देखना, असेसमेंट, उसका असेसमेंट करना, परफॉर्मेंस असेसमेंट कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, रिव्यू करना, एनालाइज करना ऑफ द नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद आपने पढ़ा होगा भाई स्ट्रक्चर होती है आपकी, जो बच्चा फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जाता है तो किस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, उसकी वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, बच्चा किस स्टेज में पढ़ रहा होता है। तो आपकी 5 3 3 4 की स्टेज होती हैं। आपका पहला होता है फाउंडेशनल स्टेज होती है जो आपकी भाई उसके अंदर आपकी आती है भाई, एक तो बाल वाटिका, एलकेजी यूकेजी, 3 साल का तो आपके क्या होगा, बाल वाटिका हो गई, फर्स्ट सेकंड, ये 2 क्लासेज आती हैं 2 साल के लिए, तो 5 साल का आपका हो गया फाउंडेशनल स्टेज हो गई। उसके बाद आपका आता है प्रीपैरेटरी स्टेज। इसके अंदर बच्चा 3rd to 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो आपका प्रीपैरेटरी स्टेज के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका फिर 3 ईयर आता है, वो 3 ईयर आपका 6th से 8th क्लास तक का होता है, वो भी आपका किसके अंदर आता है, 6th से 8th क्लास का बच्चा है वो मिडिल के अंदर आएगा। और फिर लास्ट आपकी होती है सेकेंड स्टेज जो आपकी 9th to 12th क्लास तक की होती है, जो अप्रोक्सीमेट 4 साल के लिए होती है, ठीक है ना। यह आपका एनईपी थी। उसके बाद इसके पिलर्स देखे, पिलर्स 5 होते हैं भाई। एजुकेशन है वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इक्विटी का मतलब सबको बराबर तौर पे देनी चाहिए, सभी को इक्वल क्वालिटी जो है उसकी सेम होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब उसको हम अफोर्ड कर पाए इस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है शुद्धता से कि कितनी सही है जो आपको मैंने पढ़ाया वो किस हद तक और कितना सही है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आज हम देखेंगे एनसीएफ, ठीक है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। भाई आपको मैं पीछे का पढ़ा रहा हूँ, हर बार आपके हर क्लास के अंदर पीछे का कुछ ना कुछ रिवाइज करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, उसका एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन है। वो क्या है, सिर्फ एक रीजन कि कल मैंने पढ़ाया, आपने घर से पढ़ा, अब मैं दोबारा उसको रिवाइज कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप भी रिवाइज कर रहे हो। मतलब मेरे 8 मिनट गए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे उस 8 मिनट के अंदर आपने भी तो रिवाइज किया है इस चीज को, ये याद रखना, ठीक है ना। और नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको अभी फिलहाल, लेकिन ये फ्यूचर में रिजल्ट देगा आपको ना, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। अब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क देखो भाई, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। इससे पहले आपका एनसीएफ कब आया, एक तो 1975 के अंदर, 1988 और 1988 के बाद आया 2000 के अंदर। मतलब एक तो 1975 में, 1988 और उसके बाद 2000। और ये आपका एनसीएफ कौन सा है, 4th, कौन सा हो जाएगा, 4th। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद ये आपका कब रिलीज हुआ, डेट दे रखी है 7 सितंबर 2005, इसको याद रखना, ठीक है ना। एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया 7 सितंबर 2005 को। एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे, जिसके अंदर 38 मेंबर थे
और 21 फोकस ग्रुप्स थे, ठीक है ना। उसके बाद भाई इन्होंने टाइमलाइन दी है कि भाई पहले एनसीएफ कब आया, मैंने आपको बता दिया 75 में, 88 और 2000 के अंदर आया था। और जो ये पहले जितने भी आपके पास एनसीएफ आए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपके बिहेवियरिज्म के ऊपर क्या थे, बेस्ड थे, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म के ऊपर क्या थे, बेस्ड थे। लेकिन जो आपका एनसीएफ 2005 आया, ये किस पे बेस होगा, ये आपके पास फोर्थ एनसीएफ हो गया, ये बात मैं बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है रचनावाद। क्या होता है आपके पास, रचनावाद, ठीक है ना। ये एनसीएफ आपका बेस हो जाएगा किसके, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बेस हो जाएगा, मतलब रचनावाद की पर बेस हो जाएगा। इंस्पायरेशन क्या रहेगी, बेस्ड ऑन द रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे था सिविलाइजेशन एंड प्रोसेस, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये बेस रहेगा एनसीएफ आपका। इसके अंदर कुछ की एंड प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया। तो आपके पास की प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसका मेन हो जाएगा, मेन प्रिंसिपल, ठीक है ना। कि लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है ना। बिना बर्डन के आप पढ़ना या याद करना, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपके पास मेन क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। दूसरा क्या क्या था, कनेक्टिंग लर्निंग टू द रियल लाइफ। आप किसी भी चीज को याद कर रहे हो भाई, यदि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो, उसको रट रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, रट रहे हो। यदि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप याद करोगे तो आप क्या करोगे, उसको समझोगे अच्छे से। तो इन्होंने फोकस किया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के पढ़ना, कनेक्ट करना लर्निंग को रियल लाइफ से। जब पढ़ रहे हो तो उन चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाई गई, ठीक है ना। उसके बाद गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, भाई एक टेक्स्ट बुक है, आप उसी को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो भाई, सब उससे भी अलग कुछ पॉइंट होते हैं उनके, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक से भी परे, ठीक है ना। जो टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा उनके बारे में भी वो क्वेश्चन में छाड़ना या उनको करना, ठीक है ना, अपना दिमाग से, जो बुक में नहीं है। तो वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आप अपनी खुद की बुद्धि का विकसित कर रहे हो, ठीक है ना। लर्निंग बाय डूइंग, आप लर्न करोगे खुद, लर्निंग बाय डूइंग, खुद कर करके आप क्या करोगे, लर्निंग करोगे। उसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ चीजें पढ़ी, ये चीजें मैंने पढ़ी, ठीक है, और मैं इनको लिख के देख रहा हूँ खुद से, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ बाय डूइंग। भाई बार बार मैं लिख लिख के क्या कर रहा हूँ, मैं उनको लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब जो आपकी जो परीक्षा है, उसके अंदर जो आपका जो परीक्षा है वो जो मान लो साल में एक बार होती है, उसके उसको थोड़ा लचीला बनाना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला बनाना एग्जामिनेशन सिस्टम को। ये आपके पास एनसीएफ के क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। उसके बाद किन किन एरियाज पे फोकस किया गया, तो आपके पास भाई ये 4 एरियाज हो जाएंगे। वर्क एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। आर्ट एजुकेशन पे फोकस किया गया। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। और एजुकेशन ऑफ पीस, पीस का मतलब शांति, ठीक है ना। तो वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन फॉर पीस, इसके ऊपर क्या किया गया, फोकस किया गया, ठीक है ना। ये आपके पास एनसीएफ हो जाएगा। अब अगला आपके पास राइट टू एजुकेशन है, जो पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी धन्यवाद, आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग ना।